साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जींद से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि दिल दहला देने वाला ये मामला सामने आया है। दूल्हे ने गला घोंटकर दुल्हन की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद घर में शव को जलाया, कट्टे में बांधकर कंकाल को कूड़े में फेंका। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने जींद से, जहां पर दिल दहला देने वाला ये मामला सामने आया है। दूल्हे ने गला घोंटकर दुल्हन की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद शव को जलाया। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर आरोप लगाए हैं। पुलिस मामले की जांच में जुट चुकी है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं जींद से है ये मामला, जहां पर दिल दहला देने वाली ये घटना सामने आई है। दूल्हे ने गला घोंटकर दुल्हन की हत्या कर दी और शव को जलाया, कट्टे में बांधकर ले जाते हुए सीसीटीवी फुटेज जो है सामने आई है। तो जींद का यह मामला, इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। दूल्हे ने गला घोंटकर दुल्हन की हत्या की। हत्या करने के बाद घर में शव को जलाया। परिजनों ने इस पूरे मामले में ससुराल पक्ष पर आरोप लगाए हैं। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी जींद से, जहां पर ये दिल दहला देने वाला मामले सामने आया है, जहां पर एक दूल्हे ने दुल्हन की गला घोंटकर हत्या कर उसके शव को घर में जलाया, कट्टे में बांधकर। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज सामने आई है, जहां पर कट्टे में बांधकर कंकाल को फेंकने के लिए जाता हुआ ये शख्स नजर आ रहा है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, साफ तौर पर दिखाई दे रहा है जब ये शख्स दुल्हन की हत्या कर उसके शव को जलाकर कंकाल को कट्टे में बांधकर फेंकने के लिए जा रहा है। और ये तस्वीरें सामने आई है, सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। दिल दहला देने वाला ये मामला सामने आया है जींद से। दूल्हे ने दुल्हन की हत्या की और उसके बाद शव को घर में जलाया और उसके बाद कट्टे में कंकाल को लेकर जाते हुए ये तस्वीरें इस शख्स की सामने आई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि साइकिल पर कट्टे में वो दुल्हन के कंकाल को लेता हुआ नजर आ रहा है और फेंकने के लिए वो जा रहा है। ये पूरा मामला सामने आया है जींद से। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जींद का ये मामला, दूल्हे ने दुल्हन की हत्या की, गला घोंटकर पहले दुल्हन की हत्या की, उसके बाद घर में ही शव को जलाया और उसके बाद दुल्हन के कंकाल को कट्टे में बांधकर फेंकने के लिए ले जाता हुआ सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहा है ये शख्स। तो ये तस्वीरें आप देखिए। ससुराल पक्ष पर फिलहाल आरोप लगाए हैं दुल्हन के परिवार ने। परमजीत हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। परमजीत, क्या कुछ पूरा मामला है, विस्तार से जरा बताइए। बेहद ये मामला जो है खूंखार मामला नजर आ रहा है और दिल को दहला देने वाला मामला है ये। बिल्कुल मोनिका, देखिए जींद में दिल को दहला देने वाला मामला सामने आया है। अपने ही जो है, देखिए जब शादी होती है तो साथ फेरे लिए जाते हैं, उसकी कुछ रस्में होती हैं, लेकिन अपने ही पत्नी के जो है पति ने पहले हत्या की गला घोंटकर। हालांकि देखिए परिवार वाले ये आरोप लगा रहे हैं, पति ने पहले उनका गला घोंटा, उसके बाद शरीर को जला दिया, लेकिन वो पूरा न जलने के कारण एक कट्टे में डालकर साइकिल पर रखकर वो एक तालाब के जो है बाहर जिसे कूड़ादान होता है उसको वहां फेंक के आया। तो कुत्ते वहां पे उसको नोच रहे थे, तभी जो है पुलिस को सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंची। उसके बाद इसको ये मामला देखिए 7 दिन पहले का है, तब डेड बॉडी को जींद के सिविल हॉस्पिटल लेके आ गया। हालांकि उस टाइम पर डेड बॉडी की पहचान नहीं हुई थी, लेकिन जब पहचान हुई तो परिवार वालों ने कहा कि ये जो डेड बॉडी है हमारी लड़की की है। लेकिन देखिए अभी जो है परिवार वालों ने उन पर आरोप लगाए हैं कि हमारी जो लड़की है इन्होंने जो है उसकी हत्या की है। जो उसका ससुर पर हत्या के आरोप लगे हैं, पति पर हत्या के आरोप लगे हैं और जो उसकी सास है उस पर हत्या के आरोप लगे हैं। यानी कि 7 जो लोग हैं उन पर हत्या के आरोप लगाए गए हैं और फिलहाल जो है पुलिस मामले की जांच करी और ये सारा मामला जो है वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाता है। आप देख सकते हैं किस तरह से आपने भी जो तस्वीरें दिखाई हैं उसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि जो उसका पति है वो साइकिल पर जो है रखकर कट्टे में बांध कर शव को ले जो है
वहां से गुजरता, यानी कि गुजरता नजर दिखाई दे रहा सीसीटीवी कैमरे में। और फिलहाल पूरे मामले जी। की पुलिस जांच कर रही है। परमजीत, जी, इस पूरे मोनिका। मामले के पीछे क्या वजह रही? आखिर क्यों दूल्हे ने इस घटना को अंजाम दिया? इतनी बेरहमी से दुल्हन की हत्या की, उसके शव को जलाया, फिर कंकाल को कट्टे में बांध कर ले जाता हुआ नजर आ रहा है। आखिर इसके पीछे की वजह क्या रही है? बिल्कुल, देखिए मोनिका, जो परिवार वाले हैं, हमने उनसे बात की तो उनका साफ तौर पर यही कहना था कि जो उनके मामा जी आए हुए थे तो कुछ बात उनकी घरेलू कलह की वजह से, यानी कि उनके पैर नहीं छूने के कारण, जो भी उन्होंने बताया है कि उनको आशीर्वाद नहीं दिया, तो इस तरीके से जो है ये सारा मामला उलझ गया और फिर जो है इस घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि देखिए, जो बीजेपी सरकार है उसका नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटियां कहाँ सुरक्षित हैं हरियाणा के अंदर। और ये जो मामला है, दिल को दहला देने वाला मामला सामने आया। हालांकि पुलिस ने जो है 7 लोगों के खिलाफ FIR जो है मामला दर्ज कर लिया है, 302 का मुकदमा दर्ज किया है। हालांकि अभी जो है गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन जो ससुराल वालों का पक्ष है कि उनको जो है सख्त जो है सजा मिले या फांसी दी जाए, तब जाके जो है हमारी जो लड़की है उसको इंसाफ मिलेगा। जी, शुक्रिया आपका परमजीत, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर का रुख करेंगे। आपको बता दें कि आज किसान घर वापसी की तैयारी कर रहे हैं। सिंगू बॉर्डर से बड़ी खबर आ रही है, घर वापसी में जुटे हैं किसान। विजय दिवस के साथ किसानों की वापसी आज होगी। 15 दिसंबर को स्वर्ण मंदिर में माथा टेकेंगे। 15 जनवरी को SKM करेगा बैठक और विजय दिवस के साथ किसानों की आज घर वापसी होगी। खुशी खुशी खिले चेहरों के साथ घर वापसी के लिए तैयार किसान और अपना सामान जो है वो किसानों ने समेट लिया है। तंबू, टेंट, तमाम चीजें जो है वो समेट लिए हैं। जो पक्के घर बनाए गए थे उनकी ईंटों को भी समेटा गया। तो ऐसे में खुशी खुशी जो इतना लंबा समय बिताया, इतना लंबा समय संघर्ष किसानों ने किया, उनका संघर्ष किस तरीके से अंतिम रूप जब संघर्ष ने लिया तो एक सुखद यहाँ पर अनुभव रहा। जो कि मांगे थी किसानों की वो पूरी हुई और अब खुशी खुशी अपनी घर वापसी के लिए तैयार किसान। और आज तैयारी घर वापसी की जा रही है। तमाम जो बॉर्डर्स पर किसान थे, सिंगू बॉर्डर पर अगर हम बात करें तो वहां पर तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से तंबू वहां से हटाते हुए नजर आ रहे थे किसान। और ये तस्वीरें देखिए, लंबे समय बाद ये तस्वीरें सामने आई है जब खुश किसान हो रहे हैं जो कि बॉर्डर पर बैठे हैं। लगातार कहीं ना कहीं मांगे नहीं माने जाने पर उनके चेहरे पर जो शिकन थी वो नजर आती थी, लेकिन आज जब उनके घर वापसी का दिन है, वो अपना सामान समेट रहे हैं। उन्होंने जो तमाम चीजें सही इस 1 साल से ऊपर का जो समय उन्होंने देखा, तपती धूप और हाड़ कपा देने वाली ठंड में वो सामना करते रहे। ऐसे में आज वो दिन आ ही गया जब वो घर वापसी के लिए अपना सामान समेट रहे हैं और वो भी खुशी खुशी अपनी मांगे पूरी होने के बाद। चलिए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि ये जो किसान आंदोलन है कब शुरू हुआ था, तब से लेकर आज तक का क्या कुछ सफर रहा। 11 जनवरी 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने 11 जनवरी को 28 जनवरी 2021 को किस तरीके से जो किसान हैं उन्होंने इस आंदोलन को और सशक्त बनाया, ये हमने आपको दिखाया। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत बातचीत के दौरान भावुक हो गए। राकेश टिकैत के निकलते हुए आंसू वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और पूरा मामला ही पलट गया। 28 जनवरी 2021 का यह मामला था। तो किसान आंदोलन जब शुरू हुआ था तब से लेकर अब तक का ये पूरा ब्यौरा आपके सामने। 1 फरवरी से 18 नवंबर 2021 को सरकार और किसानों के बीच कई वार्ताएं हुई, लेकिन बेनतीजा रही और दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का धरना जारी रहा। 2 मई 2021 को पश्चिम बंगाल में किसान नेताओं ने बीजेपी के खिलाफ प्रचार किया और 2 मई के नतीजों में बंगाल चुनाव में बीजेपी की करारी हार हुई और ममता बनर्जी एक बार फिर से मुख्यमंत्री बन गई। तो ये असर देखने को मिला किसान आंदोलन का पश्चिम बंगाल में। तो जब पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए, किसान आंदोलन का असर वहां पर देखा गया और बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा। किसान आंदोलन जब शुरू हुआ तब से लेकर अब तक का ये सफर आपको दिखा रहे इस आंदोलन का। 19 नवंबर 2021 गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा
किसान आंदोलन के 13 महीने और ये 13 किस्से आपके सामने। 29 नवंबर 2021 का दिन, जब संसद के शीतकालीन सत्र में पहले दिन दोनों सदनों में कानून वापसी बिल पास हुआ, और 30 नवंबर 2021 जब केंद्र का एमएसपी पर कमेटी बनाने का फैसला 5 किसान नेताओं के इस पर नाम मांगे गए, और फिर उसके बाद 1 दिसंबर 2021 को राष्ट्रपति ने संसद में पारित तीनों कृषि कानून वापसी बिल पर अंतिम मुहर लगाई। तो इस तरीके से ये पूरी जर्नी रही इस आंदोलन की। एसकेएम ने केंद्र की एमएसपी वाली कमेटी में 5 सदस्यों के नाम फाइनल किए। 4 दिसंबर 2021 का ये मामला। लंबा समय इस किसान आंदोलन को बीता है। इस बीच क्या कुछ रहा इस किसान आंदोलन के दौरान, क्या उतार चढ़ाव देखने को मिले, यह हम आपको दिखा रहे हैं। 9 दिसंबर 2021 जब एसकेएम ने किसान आंदोलन स्थगित करने का फैसला किया और तमाम जो किसान हैं उनके चेहरे पर खुशी थी कि जो संघर्ष उन्होंने किया उसका फल मिल गया। किसानों ने घर लौटने का फैसला लिया 11 तारीख यानी कि आज, और आज होगी किसानों की घर वापसी। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सिंघू बॉर्डर की, जहां पर किसान जो है वो एकत्रित हैं, उनके हाथों में झंडे हैं और खुशी का माहौल है। खुशी खुशी घर वापसी करने के लिए तैयार किसान, और अपना सामान समेटते हुए लंबे समय बाद अपने घर जाएंगे, अपने बच्चों से मिलेंगे, और लंबे समय बाद जब अपनों को देखेंगे तो वो खुशी, वो अनुभव जो रहने वाला है वो पहले ही दिखाई पड़ रहा है इन किसानों के चेहरे पर। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। गुरुग्राम के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में यहां पर जीएमडीए की मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से 17 नई योजनाओं का विचार किया गया। इसके साथ ही कुछ पिछली मीटिंग में रखी गई योजनाओं को भी अंतिम रूप दिया गया। जीएमडीए के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में जीएमडीए की 9वीं बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से नए सेक्टर 102 से 110 तक के लिए वाटर चैनल का शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री की ओर से ये शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा पिछले काफी समय से इन नए बने सेक्टर में पेयजल की समस्या थी, जो अब हल हो गई है। तो मुख्यमंत्री ने वाटर चैनल का उद्घाटन किया और इससे पहले मीटिंग बुलाई गई, जिसकी अध्यक्षता सीएम मनोहर लाल ने की। उसके बाद वाटर चैनल का शुभारंभ सीएम मनोहर लाल ने किया, और ये तस्वीरें उस दौरान की जब मीटिंग में अध्यक्षता करते हुए सीएम मनोहर लाल नजर आ रहे हैं। तो वाटर चैनल का सीएम मनोहर लाल ने शुभारंभ किया, और उससे पहले जो मीटिंग हुई थी जीएमडीए की, उसकी ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वहीं गुरुग्राम पहुंचे सीएम मनोहर लाल ने खुले में नमाज को लेकर बड़ा बयान दिया है। सीएम ने कहा कि खुले में नमाज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिला प्रशासन मामले में सभी लोगों से बातचीत कर रहा है। आपको बता दें कि गुरुग्राम में नमाज को लेकर लगातार बवाल जारी है। हमने यहाँ पुलिस को भी कहा है, हमारे डिप्टी कमिश्नर को भी कहा है कि इस विषय को रिजॉल्व करना है, और रिजॉल्व करने में हर कोई अपनी जगह पर, कोई नमाज पढ़ता है, कोई पाठ करता है, कोई पूजा तत्पदी करता है, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये सारी चीज धार्मिक स्थल इसीलिए बने होते हैं कि वहां जाकर के करें। खुले में ऐसा कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। ये नमाज पढ़ने की जो प्रथा यहाँ खुले में हुई है, ये कतई भी सहन नहीं की जाएगी, लेकिन इसमें से उन साथ बैठ करके एमिकेबल सोल्यूशन निकाला जाएगा। उन्होंने भी कहा कि बहुत सी हमारे पास जमीनें हैं जहां हमें अनुमति दी जाए, या कुछ जमीनें ऐसी हैं जो उनकी अपनी जमीन होगी या वकफ की होगी, उसमें कहीं अनक्रोच्ड एरिया है, वो भी कैसे उनको उपलब्ध कराया जा सके, और या फिर अपने घर में नमाज पढ़ें, खुले में नमाज पढ़ करके। और ये आपसी टकराव भी है, नहीं होना चाहिए, इसको किसी यानी हालत में टकराव नहीं होने देंगे, कुछ करके बातचीत करके आपस में। तो ये गुरुग्राम के सेक्टर 37 में खुले में नमाज को लेकर फिर विवाद हो गया है। गलती से
यहां पर नमाज स्थल पर पहुंचे मुस्लिम समुदाय के लोगों का विरोध किया गया और मुस्लिम समाज के लोग इस दौरान देश पर मर मिटने की बात करते नजर आए। नमाज अता करने पहुंचे लोगों ने कहा कि लंबे समय से उन्हें यहां नमाज की इजाजत थी, लेकिन अब उन्हें मना कर दिया गया है। गौरतलब है कि नमाज स्थल पर सीडीएस बिपिन रावत और दूसरे सैनिकों के लिए श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा गया था। इस दौरान जय श्री राम के नारे भी लगाए गए थे। गुरुग्राम के सेक्टर 37 में आज एक बार फिर खुले में नमाज का विरोध देखने को मिल रहा है। हालांकि आज के दिन खुले में नमाज के साथ साथ जो हमारे देश के जो जवान थे जो शहीद हुए हैं एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना के अंदर, और जो सीडीएस बिपिन रावत जो कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, उनकी मौत होने के बाद जो श्रद्धांजलि गुरुग्राम के सेक्टर 37 इलाके में जो रखी गई है श्रद्धांजलि का कार्यक्रम, जहां पर आसपास के इलाके के जो लोग पहुंचे हैं और यहां पहुंचकर इकट्ठा होकर जो श्रद्धांजलि उन सभी शहीदों को दी जा रही है। मगर ऐसे में ये वो जगह है जहां पर बीते शुक्रवार को खुले में नमाज का विरोध भी किया गया था और अब आज प्रोग्राम जो है भावपूर्ण श्रद्धांजलि का रखा गया है। इस वक्त मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो लोग यहाँ पहुँचे थे सभी नम आँखों से जो है श्रद्धांजलि देते नज़र आ रहे हैं और ये सभी लोग आसपास के सेक्टर 37, सेक्टर 10, खांडसा गांव, कादीपुर जो आसपास का जो इलाका है वहाँ से पहुँचे हैं और अपने देश को जो इतनी बड़ी क्षति एक दुर्घटना में पहुँची है उसको लेकर जो श्रद्धांजलि दे रहे हैं ये सभी लोग। और जिस जगह पर ये श्रद्धांजलि का पूरा प्रोग्राम रखा गया है, जहाँ पर ये पूरा कार्यक्रम किया जा रहा है, इसी जगह पर बीते शुक्रवार को खुले में नमाज का विरोध किया गया था। गुरुग्राम के सेक्टर 37 का ये वो ग्राउंड है, वो इलाका है जहाँ पर हर शुक्रवार खुले में नमाज होती थी। हालांकि आपसी सहमति के बाद हिंदू संगठनों की और मुस्लिम समुदाय की आपसी सहमति के बाद यहाँ पर नमाज नहीं हुई है इस शुक्रवार, मगर जो हिंदू संगठन के जो लोग थे वो जरूर यहाँ पहुँचे हैं। हालांकि उन्होंने हमारे देश को पहुँची जो क्षति है, एक एक्सीडेंट के अंदर, एक हेलीकॉप्टर क्रैश के अंदर जो हमारे देश के जो जवान शहीद हुए हैं, सीडीएस जो शहीद हुए हैं, उस कार्यक्रम को लेकर ये लोग इकट्ठे हुए हैं, ऐसा इन लोगों का कहना है। हालांकि सवाल इस बात का नहीं है कि इन लोगों को ये लोग किस लिए इकट्ठे हुए हैं, सवाल इस बात को लेकर उठता है कि अगर इकट्ठे हुए हैं तो इस ही जगह क्यों? ये श्रद्धांजलि कहीं और भी दी जा सकती थी, मगर उसी जगह पर श्रद्धांजलि अगर दी जा रही है तो कहीं ना कहीं खुले में नमाज का विरोध आज भी गुरुग्राम में देखने को मिला है। गुरुग्राम से मोहित कुमार, हर खबर हरियाणा। वहीं झज्जर से कांग्रेस विधायक गीता बुक्कल ने जेजेपी की रैली को पूरी तरह से फ्लॉप रैली बताया। गीता बुक्कल ने कहा कि लोगों को उम्मीद थी कि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला झज्जर के लिए कुछ बड़ी घोषणा करके जाएंगे, लेकिन उनके पिटारे से कुछ नहीं निकला। उन्होंने कहा कि रैली में लगातार उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को लेकर मुख्यमंत्री के नारे लगाए गए थे, जिससे लग रहा था कि बीजेपी को जेजेपी से ही खतरा है। बुक्कल ने कहा कि पहले तो जनता को धोखा देकर बीजेपी के साथ गठबंधन कर सरकार बनाई, अब खुद सरकार बनाने का सपना सजा रहे हैं। गीता बुक्कल। जजपा की बिल्कुल फ्लॉप रैली जो कल यहाँ पर हुई है, डिप्टी सीएम आए थे, झज्जर के लोगों को उम्मीद थी कि पहले तो सबसे बड़ी बात तो चिंता माननीय मनोहर लाल खट्टर जी को करनी चाहिए कि उनकी कुर्सी को खतरा जजपा बता रही है, जबकि उन्होंने जजपा ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाकर जनता के साथ धोखा किया। उन्होंने वोट जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मांगे थे और आज भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाने का काम कर रहे हैं। साथ में उंगली पकड़ के कहते हैं ना, पहुंचा पकड़ने की बात हो रही है, तो मुख्यमंत्री जी की कुर्सी को खतरा बता रहे हैं। जबकि आने वाला जब विधानसभा का चुनाव होगा, जजपा को जो है जनता पूरी तरह से सबक सिखाने का काम करेगी। तो गीता बुक्कल ने जेजेपी पर हमला करते हुए बोला कि जेजेपी जो है वो सरकार के लिए खुद ही खतरा है। गीता बुक्कल ने बताया कि किस तरीके से जेजेपी की जो रणनीति है वो फ्लॉप है और साथ ही जो जन सरोकार रैली जेजेपी की हुई थी उसको पूरी तरीके से फ्लॉप बताया। उन्होंने कहा उम्मीद थी दुष्यंत चौटाला कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं झज्जर को लेकर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और झज्जर की जनता मायूस है। तो वहीं गीता बुक्कल ने कहा कि
बीजेपी को जेजेपी से ही खतरा है। आपको बता दें कि अपना तीसरा स्थापना दिवस जेजेपी ने मनाया था और इस मौके पर जन सरोकार रैली की गई थी और इसी जन सरोकार रैली पर निशाना साधते हुए गीता बुक्कल ने कहा कि ये जो जन सरोकार रैली जेजेपी की रही ये पूरी तरीके से फ्लॉप रही और जनता को आस थी कि झज्जर वासियों के लिए कम से कम दुष्यंत चौटाला कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और यहाँ की जनता मायूस है। ऐसे में ये गलत है। और साथ ही साथ गीता बुक्कल ने यह भी कहा कि बीजेपी के लिए आने वाले समय में जेजेपी ही खतरा है। चलिए अब खबर नारनौल से, जहां पर नारनौल हलके के नंबरदार जेजेपी विधायक रामकुमार गौतम के आवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा और सरकार के खिलाफ रोष प्रकट भी किया। आपको बता दें कि नंबरदार एसोसिएशन के प्रधान सुरेंद्र कुमार के नेतृत्व में सभी नंबरदार इकट्ठा हुए थे। वहीं नंबरदार एसोसिएशन के हल्का प्रधान सुरेंद्र ने कहा कि सरकार की ओर से एक पत्र जारी किया गया है जिसमें नए नंबरदारों की नियुक्ति पर रोक लगा दी गई है, जिसको लेकर सभी नंबरदारों में रोष है। तो सरकार से नाराज है नंबरदार और यहां पर उन्होंने ज्ञापन भी सौंपा है। सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चे के घटक ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन की ओर से ढाणी रिवासा में लगातार धरना जारी है। वहीं धरने की अध्यक्षता राजपाल फौजी ने की। धरने पर ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन के नेता बस्ती राम और जिला सचिव रोहतास सिंह भी शामिल हुए। उन्होंने आंदोलन में शहीद हुए किसानों को और हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी और 2 मिनट का मौन रखा। इस मौन पर मास्टर बस्ती राम ने कृषि के 3 काले कानूनों और बिजली बिल 2020 के खिलाफ और एमएसपी पर खरीद की गारंटी आदि मांगों को लेकर हुई ऐतिहासिक जीत को संघर्षरत किसानों की जीत बताया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आज भिवानी में ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन किसान आंदोलन में सहयोग करने पर मजदूर किसानों, छोटे दुकानदारों और अन्य नागरिकों का धन्यवाद करेंगे, जिससे ज्यादा से ज्यादा किसानों से भिवानी पहुंचने की उन्होंने अपील भी इस दौरान की। वहीं बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने कहा कि प्रशिक्षण शिविर भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली का बहुत ही अहम हिस्सा है। उन्होंने कहा कि उनके मंडल से लेकर राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण शिविर के कार्यक्रम चलते रहे हैं। इसी कड़ी में प्रदेश भर में जिला स्तरीय प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सिरसा के प्रशिक्षण शिविर में वो शामिल हुए हैं। सुभाष बराला ने कहा कि प्रशिक्षण शिविर में कार्यकर्ताओं के व्यक्तित्व विकास से लेकर पार्टी के इतिहास से लेकर सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और राजनीतिक क्षेत्र में चल रही गतिविधियों पर चर्चा की जाती है। सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी, कैडर बेस पार्टी। शिक्षण का कार्यक्रम है भारतीय जनता पार्टी की कार्यपद्धति का एक बहुत अहम हिस्सा है। हमारे मंडल से लेकर के मंडल, जिला, प्रदेश, राष्ट्रीय स्तर के अलग अलग जो स्तरीय प्रशिक्षण के कार्यक्रम हैं वो चलते रहते हैं और उसी के तहत हमारे प्रदेश के अंदर ये जिला स्तरीय प्रशिक्षण के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और इस सिरसा में आज ये 2 दिन के प्रशिक्षण का दूसरा दिन है। अब भोजन के बाद 2 सत्र और होंगे, इसमें आगामी कार्यक्रमों की चर्चा होगी। पूरे विश्व में सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी, कैडर बेस पार्टी। उसका जीने का अपना एक तरीका है। अपने छोटे से छोटे कार्यकर्ता को भी
वो अपने देश का इतिहास, पार्टी का इतिहास, संगठन में किस तरह से काम करना चाहिए, एक कार्यकर्ता के क्या गुण होने चाहिए, नेता के क्या गुण होना चाहिए, हमारी सरकार ने क्या क्या किया इसकी नॉलेज होनी चाहिए, चाहे वो भारत सरकार हो चाहे वो हरियाणा सरकार हो। इस तरह से अपनी पार्टी का, अपने देश का और अपने समाज का पूरा इतिहास, चाल चलन, चरित्र, इस सब के बारे में जानकारी देते घटाने के लिए। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर हरियाणा। नमस्कार।